तो ये एसएचएम तो हो नहीं सकता, हमने यहाँ तक बात कर लिया था। ये एसएचएम तो हो नहीं सकता बच्चे। तो फिर ये है क्या? अगर इसके बारे में बात की जाए तो एसएचएम आपसे कोई पूछे तो बिल्कुल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या पीरियोडिक है, तो आप कहोगे हाँ पीरियोडिक तो है। भाई ये अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन तो आपका ऑक्सीलेट कर ही रहा है ना, ये पीरियोडिक तो है ही ये। ठीक है, ये इसका अगर मुझे इसका पीरियड निकालना हो, ठीक है, पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड इसका कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसका टाइम पीरियड बताओ, कि y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कोस जैसे 2 ओमेगा टी प्लस साइन जैसे 5 ओमेगा टी, इसका टाइम पीरियड बताओ इस फंक्शन का। तो एस एच एम तो है नहीं लेकिन पीरियोडिक तो है ही। तो हाँ, ये अगर फंक्शन पूछा जाए एस एच एम तो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका मतलब एस एच एम तो नहीं है। सिंपल ये याद रखना है। फिर दूसरी बात, इसका अगर पीरियोडिक है तो हाँ है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा डैश लिख लेता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने ओमेगा ओमेगा, तो आपको क्या करना है, ओमेगा 2 ओमेगा और 5 ओमेगा, इनका क्या लेना है, एलसीएम। जो एलसीएम लेके आएगा वही ओमेगा डैश होगा। जैसे यहाँ एलसीएम कितना बनेगा, 10 ओमेगा। दैट्स इट। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 10 ओमेगा। सो पाई बाई 5 ओमेगा टिक करना है और आगे निकल जाना है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो जनरली ऐसा मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये सवाल, लेकिन अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। पहले हम आपको मैं अब जो सिखाने वाला हूँ वो सीखना आप। हम फेस डिफरेंस जो है वो निकालना सीखते हैं पहले, फेस डिफरेंस। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ जो कि आपको सीखनी चाहिए, जो कि आपका एसी में भी आपके काम करेगी। कई बार आपका काइनेमेटिक्स में भी आपके सवाल आ जाते हैं, वहाँ भी हेल्प करता है वो। और एसएचएम में तो हेल्प करता ही करता है। यानी कि जहाँ भी तुम्हारा हार्मोनिक फंक्शन बनेगा, साइन ओमेगा टी, साइन और कोस फंक्शन जहाँ भी आ जाएगा, वहाँ वो टेक्निक इस्तेमाल करनी आनी चाहिए आपको। तो अल्टीमेटली मैं जो सिखा रहा हूँ आपको ये है कि सबसे पहले आप लिखना सीखो। क्या करना सिखा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हम बात करते हैं साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, इसका सुपर पोजिशन करना है, यानी कि इनको जोड़ के एक फंक्शन लिखना है। तो आपको याद होगा कि करंट में भी ऐसा आ जाता है। करंट में भी आपको क्या आ जाता है, आई इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी। एक करंट I1 I2 दे रखा है आपको, जैसे 4 कोस ओमेगा टी। तो आपसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया इनके सुपर पोजिशन, तो I1 प्लस I2 तो करना पड़ेगा ना सुपर पोजिशन। तो वो फिर सीधा वन लाइन में कैसे होगा उसका सीखते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होने से बचाना है। तो आपको क्या है, ये हम टेक्निक यूज़ करेंगे फेज़र की। तो इसमें क्या है, यहाँ लिखोगे आप साइन ओमेगा टी, यहाँ लिखोगे आप कोस ओमेगा टी, यहाँ माइनस साइन ओमेगा टी, यहाँ आएगा माइनस कोस ओमेगा टी। और ये फिक्स है, ये फिक्स है। टेक्निक है, एक तरीका है, जुगाड़ है, ट्रिक है चीज़ों को सीखने की। तो जैसे कि मुझे पहले लिखना सीखते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है इस फेज़र के ऊपर ए साइन मान लो ओमेगा टी प्लस 60, और दूसरा मैं लिखना देख लेता हूँ ए साइन ओमेगा टी माइनस 60। और ये फिक्स है, आपको टेक्निक है, ट्रिक है, तो सीखनी पड़ेगी। है क्या, जैसे ए है, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ, ए है, तो इस फेज़र के ऊपर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, ए किस में है, साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन ओमेगा टी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी। अब है प्लस 60 यानी कि अगर आप पॉजिटिव में चल रहे हो तो आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप नेगेटिव में चल रहे हो तो आप चलोगे क्लॉकवाइज। बस ख़त्म। अब ये आपका सारा काम आसान कर देगा। यानी कि आपका ए साइन ओमेगा टी आपने ये बनाया, इस एरो का मतलब है कि आपने ये बनाया है ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अब ए साइन ओमेगा टी में प्लस 60 और आप ऐड कर रहे हो, तो अब ये यहाँ नहीं, प्लस 60 यहाँ रहेगा, इतना 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका ए एम्पलीट्यूड हो गया। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस 60, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब दूसरा आपको रिप्रेजेंट करना है ए साइन ओमेगा टी माइनस 60, ए साइन ओमेगा टी माइनस 60। तो माइनस 60 के लिए आप सीधी सी बात है क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, ये हो गया माइनस 60। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ए साइन ओमेगा टी माइनस 60। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों के बीच में ही आपसे फेस पूछूं तो आप कहोगे 60
इधर 60 इधर, ये 120। और फेज निकालते भी कैसे हैं, अगर आप देखो फाई 1 माइनस फाई 2 करोगे ना, फाई 1 माइनस फाई 2 डेल्टा फाई, तो फाई 1 कितना है 60 डिग्री, माइनस माइनस 60 डिग्री, ऐसे ही तो करते हो 120 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल रही है, ये तुम्हारा, ये यहीं से मैं सब कुछ काउंट कर रहा हूँ, ये तुम्हारा रेफरेंस है। क्या है तुम्हारा रेफरेंस है साइन के हिसाब से, ठीक है। आप कोस लोगे, मान लो आपने ये फंक्शन ड्रॉ करना है, लेट्स सपोज थोड़ा चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 60। सर मेरे को तो ये बनाना है, कोई बात नहीं, अपन इसको भी बना लेंगे, ए साइन ओमेगा टी। तो क्या लिखोगे आप इसको, ए तो ऐसा ही है, लेकिन इसको आप ऐसे लिखो, रीड ऐसे करना है। सो ए तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया, अब आपको माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 60 करना है, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी कहाँ है तुम्हारा, यहाँ है। तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 60, यानी कि प्लस 60 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलोगे आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे बताओ, या फिर ऐसे चलोगे, कैसे चलना पसंद करोगे भाई? देखो ए साइन हो, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम ऐसे चलोगे, तो ये आया तुम्हारा ए, और ये ऐसे चले तुम एंटी क्लॉकवाइज कितना 60 डिग्री, ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी है। तो फिर आप एक ही ग्राफ पे आपने दोनों, जैसे मैंने फंक्शन ड्रॉ करे, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, तो मुझे सब कुछ पता चल गया कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना बनेगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लो वो इसके बीच में और देखो इसके बीच में फेज डिफरेंस पूछता, तो आप देखो ना ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कितना बन रहा है 180 डिग्री का फेज आ रहा है। तो आप इजीली बता सकते हो फेज डिफरेंस, ठीक है, इस टेक्निक से। तो आपको वो फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं साइन को कोस में चेंज करूँगा, कोस को साइन में चेंज करूँगा। जैसे कि अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है, अब आ जाते हैं हम, जैसे मुझे फंक्शन दे रखा है सुपरपोजिशन, यानी कि दो एस एच एम है, एक है 3 साइन ओमेगा टी x1, दूसरा है 4 साइन ओमेगा टी। अब मुझे इनका सुपरपोजिशन करना है, यानी कि इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा, वही सिंपल मेरी एस एच एम वाली। अब बच्चा तुरंत लिखेगा क्योंकि उसको अब चीज़ें रटी हुई हैं, उसने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि सारा गेम ही प्रैक्टिस का होता है। यानी कि ये हो गया बच्चे के लिए साइन ओमेगा टी, ये हो गया बच्चे के लिए कॉस ओमेगा टी, ये उसने लिखा है साइन ओमेगा टी, फिर उसने कॉस ओमेगा, फिर उसको याद आया, उसने साइड में लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज को तो मास्टर ने बताया पॉजिटिव घुमाना है, क्लॉकवाइज को मास्टर ने बताया था नेगेटिव घुमाना है। पहले एम्पलीट्यूड देख लो, तो एम्पलीट्यूड 3 है, फिर साइन ओमेगा टी, यहाँ नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं है, तो साइन ओमेगा टी ये रहा। तो यानी कि साइन ओमेगा टी से चलना है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंगल 0 डिग्री कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहीं रिप्रेजेंट कर दो, बन गया। ये इसी को तो भाई एंगल कुछ दे नहीं रखा, तो ये आ गया उसका, तो उसने यहाँ लिख दिया 3 एम्पलीट्यूड। फिर सिमिलरली उसने क्या लिखा 4, सॉरी ये इसको 4 कोस ओमेगा टी लो, डिफरेंट होना चाहिए ना, तो 4 कोस ओमेगा टी, तो उसने ये फिर यहाँ रिप्रेजेंट, अब वो कोस ओमेगा टी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अब चलना है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये अब सुपरपोजिशन कैसे करूँगा, दोनों के एम्पलीट्यूड देखो जी, सुपरपोजिशन हो के एम्पलीट्यूड तो यहाँ आएगा। मानते हो आप, नहीं मानते हो? अगर इन दोनों का मुझे सुपरपोजिशन करना पड़े तो यहाँ आएगा ना। अब एम्पलीट्यूड ये कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 5। अब आपको लिखना है, किसी से भी लिख लो, अब लिखना सीखो। तो ये बीच में है, ये बीच में कितना है, ये आपका एंगल हो गया जी थीटा, और ये 10 थीटा आपने कैसे निकाला 4/3, तो आपका एंगल आ गया तुम्हारा 53 डिग्री। आया नहीं आया? तो यानी कि थीटा हो गया 53 डिग्री। तो अब मैं इसको लिखूंगा, तो सुपरपोजिशन देखो कैसे लिखूंगा, x विल बी इक्वल्स टू 5। भाई मुझे इसको लिखना है, तो 5 एम्पलीट्यूड लिख दिया पहले, फिर साइन ओमेगा टी से चल रहे हो या आप कोस ओमेगा टी, तो पहले मैं साइन के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, तो 5 साइन, मैं लिखता हूं इसको ओमेगा टी, ओमेगा टी लिख दिया। अब ओमेगा टी से कितना एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो प्लस 53 डिग्री लिखना आया। अगर कॉस की टर्म में लिखना हो, 5 कॉस ओमेगा टी, कैसे चलोगे आप क्लॉकवाइज, कितना 37 डिग्री, माइनस 37 डिग्री। अब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में लिखना है, साइन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में लिखना है, साइन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में लिख लो 5 माइनस साइन ओमेगा टी,
और यहाँ से यहाँ तक क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि 90 प्लस माइनस कितना, 90 प्लस 37, ऐसे लिख लो। तो अब आप जो वो हम कन्वर्ट करते थे ना कि हमें फंक्शन को जोड़ना, कन्वर्ट, वो सोचना, वो कुछ नहीं करना, वो फेजर से सारा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो जब हम बेसिक मैथ में इसको सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं कि x इज इक्वल टू देखा हुआ है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी। तो आपको याद है ना कि पहले तो एम्पलीट्यूड निकालते थे या फिर इसको ऐसे करते थे हम कि इन दोनों का स्क्वायर करो, यानी कि 3/5, 5 की मल्टीप्लाई करो साइन ओमेगा टी प्लस 4/5 कोस ओमेगा टी। क्योंकि अब मुझे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा ना किसका, अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है साइन ए प्लस बी, तो क्या करूँगा मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो कितना बड़ा बनेगा। तो फिर आप इसको कंपेयर करोगे, जैसे तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, साइन ए प्लस बी, यानी कि अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करता था ना मैं, साइन ए, तो ये तो साइन ए हो गया, तो कोस बी की जगह मैंने कितना लिख लिया जी 3। फिर तुम्हारा कॉस ए, यानी कि इसको मैंने ए मान लिया, तो साइन बी, यानी कि साइन बी मेरा कितना आ गया 4। समझ गया। फिर यहाँ से आप 10 निकालोगे, 10 थीटा, यानी कि 10 बी विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/3। फिर यहाँ से आपका बी 10 बी, यानी कि ये एंगल आ गया तुम्हारा कितना आया 53 डिग्री निकल के, समझ रहे हो आप। और ये साइन ए प्लस बी आएगा, तो बी की जगह फिर 53 रखोगे और यहाँ 5 आ गया, तो तब आपका आया निकल के साइन ओमेगा टी प्लस 53। तो कितना झंझट है, सेम ही चीज़ आई और निकल के देखो बेसिक मैथ में। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो बेसिक मैथ में मेरा लेक्चर है इसके ऊपर, कैसे हम एडिशन कर रहे हैं। पहला या दूसरे लेक्चर में ये मिल जाएगा, आप देख लेना आगे पीछे जाके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद, और यहाँ मैंने बस एक लाइन में आंसर लिख दिया, x इज इक्वल टू 5। कॉस की टर्म में चेंज करने की टेंशन ही नहीं है। अगर वो यहाँ तो मैंने सिंपल तुम्हारा a प्लस बी, मान लो कोस a प्लस बी में लिखना पड़ जाता तुम्हें, तो फिर से तुम वही सेम प्रोसेस करो, फिर कंपेयर करो, फिर लिखो, फिर निकालो, फिर यहाँ तुम्हारा कितना आसान हो गया। तो चीज़ें आसान तो ज़्यादा बेहतर है ना भाई। अरे चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं है। तो ये तुम्हारा एसी में भी काम आएगा बच्चे, हर जगह ये तुम्हारा काम आने वाला है। ठीक है। अब जैसे मान लो एक सवाल आ गया, लेट्स सपोज ऐसे सवाल आ गया, क्वेश्चन देखो, जैसे कि तुम्हारा मोमेंटम दे दिया कि भैया मोमेंटम है तुम्हारा 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये तुम्हारा मोमेंटम दे दिया। अब तुमसे पूछ लिया गया कि फोर्स और जो मोमेंटम है इसमें फेज डिफरेंस बताओ। सवाल तो कहीं से भी बना के पूछा जा सकता है, एसएसएम छोड़ो, यहाँ पूछ लिया। तो अब अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना आता है तो आप इजीली कर दोगे। आप एफ निकालोगे, एफ क्या होता है, डीपी बाई डी टी। आप कहोगे हाँ सर, तो ये कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस पूछा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस, तो ये कॉस ओमेगा टी का माइनस हो जाता है, तो -4 ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप कहोगे हाँ, तो रिप्रेजेंट ही तो करना है भाई, फेज ही तो पूछा है, इतनी कौन सी झंझट वाली बात है। तो तुरंत दिमाग में आएगा बच्चे के कि पहले सर अपन बना लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। आप कहोगे हाँ सर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको करो, 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी इधर आया, 4 कोस ओमेगा टी इधर आया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, मुझे तो रिजल्टेंट से मतलब है ना इन दोनों के, तो ये आ गया तुम्हारा इधर। तो ये रिजल्टेंट कितना आया 5, और ये एंगल कितना आया तुम्हारा 53 डिग्री। एक रिप्रेजेंट हो गया। अगले वाले को रिप्रेजेंट कर लो, अगले वाले को रिप्रेजेंट कर लो। कैसे करोगे, देखो जी, ये एम्पलीट्यूड इसका आया, अब ये एम्पलीट्यूड इसका आया, इन दोनों का एडिशन करना है, तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, कॉस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ ये मान लेता हूँ मैं 3 ओमेगा, ऐसे है। फिर माइनस साइन तो इधर आ रहा है, तो ये जी तुम्हारा 4 ओमेगा इधर आ गया। बन गया नहीं बन गया, अरे 4 ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी, कंपेयर वैसे ही करना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 4 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो फेजर पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, 4 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये रहा। तो अब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, आप कहोगे सर इसका रिजल्टेंट तो यहाँ आएगा। और ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, टेन थीटा कितना बनेगा तुम्हारा 4 ओमेगा बाई 3 ओमेगा। तो इतना बड़ा सवाल, अब कंपटीशन में तो भाई आसानी से बनाना है ना। तो ये अगेन कितना हो गया 53 डिग्री, तो ये आ गया तुम्हारा 53 डिग्री।
ठीक है, और ये आया तुम्हारा फोर्स, और ये रिप्रेजेंट किया है तुमने मोमेंटम को ऐसे। इनके बीच में कितना फेज है देख लो, 53, और ये कितना हुआ 37, तो ईजिली बता दिया तुमने 90 डिग्री, और आंसर टिक किए और आगे निकल गए। अब बच्चा बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, जो नॉर्मल बच्चा है, जो नॉर्मल बना रहा है, पहले इसको उसको साइन ए प्लस बी में लिखना पड़ेगा, फिर इसको निकाल के इसको लिखना पड़ेगा, फिर लिखने के बाद फाइव वन माइनस फाइव टू करेगा। आपको नहीं लगता कि झंझट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा सवाल बनेगा? तो ये आपको पता ही है, और जब बच्चे को पता चल जाता है तो बहुत फास्ट दिमाग में ही बना लेगा, 3 साइन ओमेगा टी तो 5 सीधा बनाएगा। वो इतना नहीं सोचता बच्चा, फिर ये तो मैं बना बना के दिखा रहा हूँ कि इसका रिजल्टेंट, वो सीधा दिमाग में सोच लेता है कि अच्छा 3 तो यहाँ रिप्रेजेंट करना है, 4 तुम्हारा यहाँ, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा बीच में, सीधा एंगल लिखेगा बस। इसको भी नहीं बनाएगा वो सीधा ही 5 बनाएगा। फिर इसको कोस ओमेगा टी, उसको पता है यहाँ बनेगा, साइन ओमेगा टी कुछ फेज वेज तो है नहीं, तो यहाँ बनेगा, इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, सीधा करेगा वो, कोई टेंशन नहीं लेगा, इतना थोड़ी ना करेगा वो। तो ये सारी बातें फेज़ के हिसाब से आपको आनी चाहिए। आई होप कि मैंने आपको ये फेज़ लिखना सिखाया है। एक और मैं आपको लिखा देता हूँ, एक और, जैसे कि मान लो आपके पास ये लिखना आ गया माइनस, मुझे भी नहीं पता, लेट्स सपोज ये ले लिया कॉस ओमेगा टी माइनस 300, कुछ भी बना लो आप, तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ के ऊपर, बस यही है मेन। बाकी एडिशन वेडिशन तो आप कर ही लोगे क्योंकि वेक्टर आपको आता ही है। दो को बना के उनके एम्पलीट्यूड के बीच में एंगल देखना है बस, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देना है। जैसे ये हो गया साइन ओमेगा टी, वो सेम ही रहेगा कॉस। और ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आपका एसी में भी आपको काम दे, क्योंकि वहाँ भी आप हार्मोनिक फंक्शन ही पढ़ते हैं, एडिशन करते हैं, और यहाँ भी वहाँ भी फेस डिफरेंस वगैरह पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो ये क्या, इसको हमेशा कैसे पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है 5 माइनस कोस ओमेगा टी माइनस 300। आपको कैसे पढ़ना है, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है -5, सॉरी 5 एम्पलीट्यूड और माइनस कॉस ओमेगा टी, हाँ। लेकिन ये तो भैया फेस भी चल रहा है, और -300 है तो क्लॉकवाइज चलना है, -300 है तो क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, ऐसे ही चलोगे ना क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आपको यहाँ से ऐसे चलना है, तो यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे 300 300 300, ये कितना हुआ 180, 180 के बाद कितना आया 270, और 270 के बाद कितना आया 30, और चलना है ऐसे 270 के बाद ऐसे। ये तुम्हारा घूम के पूरा चक्कर आया 300 का। तो ये है असल में तुम्हारा ये 5, और जो आप लिख रहे हो ये एम्पलीट्यूड आ गया आपका 5, ठीक है जी। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 इसका। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, अरे यहीं से ऐसे भी लिख लो, इसको क्या दिक्कत है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 माइनस कोस ओमेगा टी। अगर मुझे चेंज करना हो, ये मैं वो सिखा रहा हूँ कि अब कोस में भी लिख सकते हो, आपको ना एक बार बना लिया ये बना लिया, अब आप साइन के टर्म, साइन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस ओमेगा टी, और ये एंटी क्लॉकवाइज चले ना आप, ए सी डब्ल्यू कितना चले आप 60 डिग्री, क्योंकि ये कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख लिया। आप किसकी टर्म में लिखो, साइन ओमेगा टी के टर्म में लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से आप कैसे आए, ऐसे क्लॉकवाइज आए माइनस के 30 डिग्री, ऐसे लिख लो। ऐसे सिमिलरली कॉस के टर्म में कॉस कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना चल रहे हो आप 90 प्लस 30 120, तो ये आ जाएगा 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, सॉरी -120 डिग्री, क्योंकि कैसे चल रहे हो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो ना। आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे यहाँ भी जा सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। आप ये कॉस ओमेगा टी से ऐसे जाओगे तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, ऐसे आ रहे हो तो माइनस लेना पड़ेगा। तो ये आपको अगर लिखना आ गया तो अब आप ऊपर जैसे मैंने एडिशन किया है, सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से बच्चे बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा समय लेकर और आपको बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं हम शिफ्ट इन मीन पोजिशन, शिफ्ट इन एमपी। ये कैसे है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है एक्स इज इक्वल टू बच्चे ए साइन ओमेगा टी, लेकिन हम जानते हैं कि अगर मैं इसको एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी, तो है तो अभी भी ऐसे लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, दो चीज़ें हैं। पहले तुम्हारा मीन पोजीशन क्या था, ये था एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं, अब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये तुम्हारा मीन पोजीशन है। अब तुम्हारा एस एच एम जो होगा, एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस ए, यानी कि एक्स नॉट से ए पीछे
ये वाला एक्स नॉट माइनस ए और एक्स नॉट प्लस ए। अभी ये एस एच एम अभी भी है, एस एच एम अभी भी है, यहाँ एस एच एम यहीं था, ए और ए, तो यहाँ एस एच एम ये था, तो एस एच एम अभी भी है, लेकिन अभी बस पोजीशन बदली है। पहले ये एस एच एम यहाँ हो रहा था, फिर एस एच एम यहाँ होने लगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे कि आपको एक्स इज इक्वल टू दे दिया मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, और इसका मैंने पूछ लिया टाइम पीरियड बताओ, तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो एस एच एम है ही नहीं। नहीं, एस एच एम नहीं है ये आप नहीं कह सकते, आप पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। तो मैं जानता हूँ कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिखूँ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ये लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर, तो मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। आप कहोगे हाँ सर। आपको नहीं लगता कि ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए, साइन की जगह कोस ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बात वही है, अगर एस एच एम आता है तो आप इसको, मैं कह रहा हूँ अब कोई बच्चा जिद करने लगे, कहने लगे नहीं सर मैं तो साइन वाले से ही कंपेयर करो, चलो साइन वाले से कंपेयर कर दो, क्यों टेंशन ले रहा है, ये पढ़ रही है ना तूने। ये क्या है तेरा माइनस कोस 2 ओमेगा टी, बना फंक्शन साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, ये कितना है तेरा माइनस कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस यहाँ आया, आया नहीं आया, हाँ 1/2 इसका एम्पलीट्यूड है। भाई मेरा फंक्शन क्या मैंने ड्रॉ किया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मुझे साइन में चेंज कर रहा है, कर लेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है। ये साइन हो गया इधर, साइन, ये ओमेगा 2 ओमेगा से मतलब नहीं है, ये 2 ओमेगा कर लो, ठीक है, वो तो साइन, मेरे को तो साइन से मतलब है, ये तो साथ उसके रहेगा ही। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ ये फंक्शन है, ये देखो हाफ माइनस कोस 2 ओमेगा टी। भाई पढ़ोगे तो इसको ऐसे ही ना, इसको जो बच्चे पढ़ेंगे इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, प्लस माइनस कोस 2 ओमेगा टी। जब हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे और इसको रखेंगे अपन बाहर, ठीक है। तो ये अपन को ड्रॉ करना है जो मैंने अभी इतनी देर से सिखाया आपको, हाफ। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो हाफ मुझे इससे कंपेयर करना है, बच्चा जिद करने लगा कि नहीं सर मुझे तो इससे करके दिखाओ, कर देंगे भाई, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, इससे कर ले तू। तो हाफ, तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, एम्पलीट्यूड तो ऐसा का ऐसा ही। अब साइन से कन्वर्ट करना है ना, तो साइन से कैसे चले आप, कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। साइन से कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चल रहे हो तो साइन 2 ओमेगा टी, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं, माइनस का π/2, कुछ नहीं। अब इसको ऐसे लिख दो, यानी कि एक्स आपका फंक्शन है ये, हाफ प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी माइनस π/2। तो यानी कि कुल मिला के बात ये है कि एट टी इज इक्वल टू 0, ये इससे क्या मतलब है, वही सेम बात का मतलब ही यहाँ से निकल रहा था। अब आपको ये पता चल गया कि ये फेज है, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पे अपना मीन पोजीशन पे नहीं है। जैसे कि आप चेक कर लो, इसकी अगर एक्स नॉट है तो एक्स नॉट क्या है यहाँ पे, एम पी मीन पोजिशन, तो ऑक्सीलेशन तो प्लस हाफ माइनस हाफ होगा। तो अब यहाँ से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ये शिफ्टेड मीन पोजीशन का मतलब समझो। अब आप एक एक बात, कुछ नहीं करना है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, जनरल इक्वेशन, प्लस 5 यहाँ भी ऐड कर लो। ये क्या है जी, तुम्हारी जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में क्या क्या आ जाएगा, अब आपको फेज भी पता चल गया, फेज भी है उसके साथ, तो इसको गोली मारो, इसको गोली मारो। आप नॉर्मल सी बात है, ये हाफ है तो ये प्लस माइनस हाफ है, तो इसका मतलब ये तो सीधी सी बात है मीन पोजीशन है। तो आपका क्या है, आप एक्स इज इक्वल टू 0 इसको करो, ये तुम्हारा मैं 1 बना लेता हूँ, ये मैं 2 बना लेता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा मैं 1/2 बना लेता हूँ, ये हो गया -1/2, ये हो गया जी 1। ये समझ में आ रहा है आपके। अब मीन पोजीशन कहाँ है, आप कहोगे सर हाफ पे, तो ये तुम्हारी होगी एम पी मीन पोजीशन, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 रखो, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, एक्स विल बी इक्वल्स टू, कहाँ आ गया जी, टी इज इक्वल टू 0 रखना है, क्या रखना है, टी इज इक्वल टू 0। तो जब टी इज इक्वल टू यहाँ 0 रख दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस के π/2, यानी कि साइन माइनस के π/2 की वैल्यू माइनस साइन 90, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1।
1 की वैल्यू -1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ माइनस हाफ ये आ जाएगा 0। तो x क्या आ गया आपका 0। यानी कि आपका आपका जो पार्टिकल है वो सही मायने में यहाँ है, ये इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0 में ये पोजीशन है, यानी कि एक्सट्रीम में बैठा हुआ है। ये पोजीशन कौन सी है? EP एक्सट्रीम पोजीशन। हाफ जोड़ोगे ना, हाफ प्लस माइनस, ये EP एक्सट्रीम पोजीशन, ये MP। तो अल्टीमेटली आपकी SHM ऐसे होगी। क्लियर है जी? यानी कि आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, अब वो इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये इस इक्वेशन का मतलब है। अगर मैं अब टाइम पीरियड की बात करूँ तो अब आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा। तो टाइम पीरियड इस SHM के लिए टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश कितना है? 2 ओमेगा। तो ये कट गया, t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? फंक्शन ये लिखा मिलेगा तो वो सोच लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है। नहीं, पहले हम इसे SHM में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है जी? तो ये कुछ बातें आपकी समझने की और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो आपसे पूछ लेता है कि साइन ओमेगा टी दे दिया, कोस ओमेगा टी दे दिया, ई टू द पावर ओमेगा टी दे दिया, टेन ओमेगा टी दे दिया, कोट ओमेगा टी दे दिया, ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी दे दिया। तो सिर्फ ये और ये ही एस एच एम है, ये एस एच एम नहीं है। हाँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी एस एच एम है, ये भी एस एच एम है। फिर साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी का सुपर पोजिशन हो रहा है, एस एच एम है। अगर साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ये एस एच एम नहीं है। ये बातें बस आप ध्यान रखो, आपका सारा पेपर के सवाल आराम से बन जाएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला। डोंट वरी। और अगर आपने फेज़र जो मैंने सिखाया ये सीख लिया, ये मैंने इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम दिया है रिवीजन में भी, क्योंकि ये आपका आपके काइनेमेटिक्स में जैसे मैंने सवाल बताया वहाँ मदद करेगा, एसी में हेल्प करेगा आपकी फंक्शन, क्योंकि वहाँ भी आप हार्मोनिक फंक्शन ही पढ़ते हैं, उनको कन्वर्ट करने में मदद करेगा। तो आपकी कई जगह आपकी हेल्प हो जाएगी। अब एक चीज़ और, जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम, अगर मैं बात करूँ तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे ही होता है ना, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो वी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा ए ओमेगा बच्चे कोस ओमेगा टी। ठीक है। फिर सिमिलरली आप एक्सेलेरेशन को भी, ऊपर में काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की अब एवरेज वैल्यू की बात करूँ तो एवरेज वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तुम्हारा कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू आप कभी भी निकाल रहे हैं तो आप याद रखें आंसर आएगा 1/2। इंटीग्रेशन करते हैं हम इसके लिए, पर कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा याद रखो। EM वेव में ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, AC में इस्तेमाल होती है। अगर मैं कोस ओमेगा टी या मैं सिंपल साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज पूरे साइकिल के ऊपर निकाल रहा हूँ 0 से T, तो इसका आंसर आएगा 0। तो वो बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको, हर चीज़ का मतलब आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि मतलब चल क्या रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बच्चे सवाल आते हैं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसको दिक्कतें आती हैं। आगे चलने से पहले एक सवाल कर लेते हैं अपन। सवाल मैंने लिख लिया है, आगे कुछ बातें थ्योरी है तो थोड़ा मैं ईजिली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि हम फिर जो सवाल हैं, जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कुछ बातें मैं आपको बता पाऊँ। जैसे कि सबसे पहली बात है जो आपने देख सकते हैं कि ये सवाल है, ये आपको पिछली जो बातें मैंने बताई हैं उसके ऊपर सवाल है। 6 साइन ओमेगा टी, ये आपको ऐड करना है और आपसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया कि बताओ जो इसको सुपर पोजिशन करके जो फाइनल आया, जो आपका SHM बना, उसका एम्पलीट्यूड बताओ। तो आप कैसे करोगे? 6 साइन ओमेगा टी को कैसे बनाओगे आप? 6 इधर बनाया, साइन ओमेगा टी बन गया, कोई फेज वेज तो है नहीं, ऐड नहीं करना है। सिमिलरली कोस ओमेगा टी इधर बनाया, यानी कि 3 आपने ऐसे लिख दिया, ये एम्पलीट्यूड हो गया। फिर 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, अब 3 तो मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, 3 साइन ओमेगा टी इधर है। अब प्लस पाई यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। मज़ेदार बात ये प्लस होता है माइनस होता, बात सेम ही थी, यहीं आके रुकना था आपने। तो अब ये 3 6 और ये 3, 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो 3 इधर आएगा। आप कह रहे हो हाँ सर। फिर 3 और 3 के बीच का रिजल्टेंट इधर आएगा, यानी कि 3√2। ये क्या है? तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो 3√2 आप टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए फेजर, ये जो मैं आपको टेक्निक सिखाई है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। देखो,
सिंपल पेंडुलम आप पढ़ते आए हो, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। आप कहोगे हाँ सर यही पढ़ के आए हैं, लेकिन ये पॉइंट मास के लिए है, ये आप जानते हैं जब एल बहुत बड़ा हो, क्योंकि आप फिर एम आप यही मान लेते हैं, डायमेंशन नहीं लेते। लेकिन अगर इस बॉल का साइज है तो एम तो यहाँ सेंटर ऑफ मास, फिर आप सेंटर ऑफ मास के हिसाब से बात करते हैं। तो ये अब आपकी जो एल है वो एल ये होगी तुम्हारी। भाई आप डिस्टेंस कहाँ से सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की लोगे ना, तो यही है। तो इसलिए इसकी फॉर्म जो याद रखनी चाहिए वो एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। अब मैं एल इफेक्टिव और जी इफेक्टिव के बारे में, दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये आता कैसे कैसे थोड़ा सा वो समझा देता हूं मैं आपको। जैसे हम लिखते हैं एम जी साइन थीटा, अपने नोट्स खोल के देखना ऐसे ही दे रखा होगा। फिर हम साइन थीटा को थीटा इक्वल लिख देते हैं। फिर एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, यानी कि ये एक्स। दो मेथड है ना इसके, टॉर्क वाला भी बताऊंगा और मैं फोर्स वाला भी बताऊंगा। तो ये थीटा आप स्मॉल एंगल यानी कि थीटा लिख दिया। फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स, के एक्स के बराबर। एस एच एम वाला याद होगा, के एस एच एम कॉन्स्टेंट, तो मैंने इससे सीधा कंपेयर कर लिया एम जी बाई एल। तो के विल बी इक्वल टू एम जी बाई एल। टाइम पीरियड क्या होता है, एम बाई के एस एच एम, याद है। तो यहाँ के की वैल्यू आप डाल दो, √L/g, सिंपल। अब एम जी क्या साइन थीटा है, क्या है रीस्टोरिंग फोर्स, आप बना के देख लो। एम जी इधर लग रहा है, ये हल्का सा थीटा एंगल डिस्प्लेस किया तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, एम जी साइन थीटा है, मैंने फोर्स बना रखा है, नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंगुलर एसएचएम क्या है, सेम रिजल्ट देगा, पर अब निकालने का तरीका टॉर्क से हो जाएगा बस। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो वहाँ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये सी भी तुम्हारा एसएचएम कांस्टेंट ही है, यहाँ ये लीनियर वाले में एसएचएम कांस्टेंट था, यहाँ सी के नाम दे दिया, नाम तो देना ही था कोई। तो ये आपको समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ इक्वेशन आ जाएगी अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वहाँ पे तुम्हारी एक्सेलरेशन था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप एंगुलर की बात करोगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने ये कन्वर्जन लिख ही रखा है, आप याद रखते ही हो। ए को अल्फा से, सर्कुलर वालों में जब चलते हो फोर्स को टॉर्क से, एंगुलर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से, एक्स थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से आप डिनोट करते हो। तो ये सारी बातें आपको याद ही होंगी। तो यहाँ आप टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क फोर्स ऐसा लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई तुम्हारी, एल जी साइन थीटा। भाई फोर्स जो लग रहा है इनटू जिस पॉइंट के अबाउट वो हो रहा है, तो आप उसके बीच की क्या लेते हो, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो ना। तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एल साइन थीटा। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात, फोर्स के और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गई तुम्हारी एल साइन थीटा। तो आपने एल साइन थीटा लिख लिया, तो ये एम जी एल बाई आई आ गया। अब आई क्या है तुम्हारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई लोगे वो यहाँ ये किसके अबाउट रोटेट्स कर रहा है, ऐसे। अब ये जो एक्सिस चूज करते हैं ना, ये सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए ये जो बॉल है इसको पूरा घुमा दो, ये पूरा घुमा दोगे तो ये ओमेगा, ओमेगा आप फिंगर इधर कर्ल करोगे तो आपका थंब कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता चल जाएगा, ताकि आप मोमेंट, अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे इतनी दूर है एल, तो एम एल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए लिख सकते हो। ये फॉर्मूला, ये चीज़ कब काम आती है, ये और जो फिजिकल पेंडुलम, ये फिजिकल पेंडुलम नीट में नहीं है, मेंस में इसमें सवाल आते हैं। तो फिजिकल पेंडुलम वो अपन नीट वालों के लिए यहीं तक है। तो एम जी एल बाई आई, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी एल बाई आई, आई इज इक्वल टू आप एम एल स्क्वायर रखोगे, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, जी बाई एल, ओमेगा क्या आ गया, जी बाई एल, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π बाई ओमेगा, यानी कि √L/g। अगेन सेम चीज़ पड़ गई आपकी, सेम चीज़ आ गया। तो ये एंगुलर एसएचएम से भी सेम रिजल्ट आता है और उससे भी तुम्हारा सेम रिजल्ट आता है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर मैं फिजिकल पेंडुलम की बात करूँ, देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, उसी से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर ये बॉडी आ गई तो बॉडी को पढ़ने के लिए तभी तो सेंटर ऑफ मास बनाया गया था, तो इसको सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर लो। सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर लिया सर, एम जी एल, जो एल था, एल यहाँ पे क्या था, इसके बीच की डिस्टेंस, तो तुम्हारा अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास ही तो था, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही तो थी तुम्हारी, यही तो एम जी है। अरे भाई सेंटर ऑफ मास ही तो था ये भी, आपने बस पॉइंट मास मान रखा था। यहाँ मैं सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देता हूँ एम मास, तो ये भी तो एक तरह से पेंडुलम ही है, तो इसको फिजिकल पेंडुलम बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आप बॉडी, पूरी बॉडी की बात कर रहे हो। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसको भी रोटेट करा लो, रोटेट ऐसे कराया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब भाग, क्योंकि आई आप एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12।
प्लस आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सिस ml/2 का स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, वो आपका आई आएगा, वो लिखना पड़ेगा। और एल क्या हो गया, लेंथ बिटवीन हिंज, जहाँ से आपने वो लटका रखा है, और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सीधा इनके बीच की डिस्टेंस, ये लेते हैं हम। अब ये क्यों एक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मुझे क्या बताने का मतलब था। जैसे आप रिंग ले लो, यहाँ से आपको पूरा मैं समझा दूंगा। ये रिंग ले लो, ये रिंग प्लेन में ऐसे ऐसे इधर की तरफ इसको खींचो और छोड़ दो, तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करो। यहाँ सिस्टम देखो, तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ऐसे पेंडुलम की तरह ही ऑक्सीलेट कर रहा होगा। आप कह रहे हो हाँ, इसको ऐसे घुमा दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आई नहीं आई, अरे अंगूठा तुम्हारा बाहर की तरफ आया, फिंगर को कर्ल करो इसकी डायरेक्शन में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन थंब से पता चल जाएगा किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हें पता चल गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल गया, तो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन किया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कितना होगा, mr² परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर पे और यहाँ से पास हो रहा है mr², शिफ्ट कर दो mr²। लेकिन अब मज़ेदार बात देखना, ऐसे आपने कर ऐसे ही रखा है, लेकिन अब आपने ऐसे ना रोटेट करके इस जो रिंग है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, अंदर की तरफ धक्का दे दिया आपने। अंदर की तरफ धक्का देने का मतलब है ये ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, मतलब आपके मुंह की तरफ आ रहा है, आपके मुंह से दूर जा रहा है। जो आपका चेहरा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके चेहरे की तरफ, ये आपके चेहरे की तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। समझ गए होगा आप। अब आपको मैंने क्या बताया है, एक्सिस चेक करने के लिए, क्योंकि आपको फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो आई लिखोगे वो तो एक्सिस के हिसाब से लिखोगे ना, तो एक्सिस के हिसाब से लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे वो ऑक्सीलेट कैसे कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो अंदर बाहर, तो अगर समझ ना आ रहा हो तो इसको ऐसे करो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दिया, फिंगर को कर्ल करो, यानी कि ये तुम्हें पता चल गया एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ क्या थी, अंदर की तरफ, तो आपका सवाल ही चेंज हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, डायमीटर के अलोंग निकालोगे, तो डायमीटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आपने निकाल लिया mr²/2, ये आ गया, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो mr², यानी कि 3/2 mr²। तो अब आपका टाइम पीरियड जो होगा, वो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये जो था t इज इक्वल टू ओमेगा निकाल लो, ओमेगा में m तो ऐसा ही आ गया, g तुम्हारा ऐसा ही आ गया, l तुम्हारा r था ही, लेकिन i तुम्हारा 3/2 mr² हो जाएगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये r से r कट गया, तब आपका आंसर आएगा 3, ये ऐसे करके ये ओमेगा आ गया, फिर t इज इक्वल टू 2π√L/g, तो लिख ही लोगे। सिमिलरली ये इसके लिए मान लो रोड लटका रखी है, तो सेंटर ऑफ मास से आपने रिप्लेस किया था ऐसे। अब मैं इस रोड को अगर ऐसे लटका दूं और इस रोड को अंदर की तरफ धक्का दे दूं, तो अंदर की तरफ धक्का दे दूं तो सीधी बात है सेंटर ऑफ मास फिर ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी ये आ गया, ये थीटा एंगल पे है। तो अब आप आई इज इक्वल टू आप वो लिख ही सकते हो ना, mr²/sin² थीटा, तो ये आपको आता ही है, sin² थीटा करके जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो वो यहाँ आप लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें जो मेन दिक्कत है ना बच्चों को, एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास को रिप्लेस करो, जिधर भी धक्का दे रहे हो उसको रोटेट कर दो, फिंगर कर्ल कर लो, थंब तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो, बात एक ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता लगना चाहिए ये। तो अभी आप यहाँ से आई लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो, पुट करो, आंसर सीधा आपकी प्लेट में। तो t इज इक्वल टू 2π हमारा फॉर्मूला है, L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। इसके ऊपर मुझे अब चर्चा करनी है। अब आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर सवाल जो आता है ना, फिर अब दोनों में कॉमन चलेगा, ये यहाँ तक का ये जेई मेंस में आता है तो मैंने वो समझा दिया। अब वापस आ जाते हैं, अब कॉमन है, नीट और जेई मेंस दोनों के लिए कॉमन है, L इफेक्टिव G इफेक्टिव, इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो पहले मैं बात करता हूँ L इफेक्टिव के बारे में, अभी G इफेक्टिव, G चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी। L इफेक्टिव के ऊपर सवाल कैसे आएंगे, ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा हुआ बैठ गया, बैठा था खड़ा हो गया, तो बताओ टाइम पीरियड कैसे चेंज हुआ। असल में जब ये खड़ा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, जब ये बैठ गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यानी कि L इफेक्टिव, भाई इस एक्सिस से ये लेंथ क्या हुई, इंक्रीज होगी ना लेंथ। L इफेक्टिव यानी कि सेंटर ऑफ मास से देखना है। अब अल्टीमेटली हम पॉइंट मास के लिए पढ़ते थे, ये जो हम पॉइंट मास के लिए हमने ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन हमारा हम कैसे, अगर हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है तो हम सेंटर ऑफ मास यानी कि मास कहाँ मान लेते थे हम, ये रिप्लेस कर लेते थे, सपोज टू बी, इसलिए तो बनाया गया है सपोज टू बी, तो हम सेंटर ऑफ मास पे ही हम मास मान के रिप्लेस कर लेते हैं, सपोज टू बी होता नहीं है वह मास, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं। देखो जी, खड़ा हुआ है ये तुम्हारा, फिर तुम्हारा बैठ गया, बैठा हुआ था खड़ा हो गया बंदा,
तो तुम्हारा एल इफेक्टिव क्या हो गया भाई, बैठा हुआ था सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो मान लेता हूँ मैं, तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पहुँच गया, तो ये एल इफेक्टिव क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ नहीं हुआ, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि टाइम पीरियड इनवर्स सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली स्टैंडिंग पोजीशन में था तो बैठ गया, एल इफेक्टिव इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। फिर अगला सवाल इसके ऊपर ये आता है कि एक बॉल है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, तो वो लीक होना शुरू हो गया, तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या। अरे भाई सीधी सी बात है, वाटर लीक होगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे जाने का मतलब एल इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। फिर जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर बॉल कहीं पहुंच जाएगा, तो यानी कि फिर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा और कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से हम चीज़ों का अब जी इफेक्टिव की बात करते हैं। देखो जी इफेक्टिव में लिफ्ट वाला आप पढ़ के हो एनएलएम। लिफ्ट में अगर मुझे जी इफेक्टिव निकालना है यानी कि टेंशन निकालनी है, टी इज इक्वल टू क्या होता है एम जी, ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन, तो सूडो लगाओ ना, सूडो लगाओ एम जी, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन एम जी एम ए, भाई एक्सेलरेशन जो बॉडी के ऊपर लगा रहे हो उसका मास मल्टीप्लाई कर दो और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एम ए प्लस एम जी, यानी कि जी इफेक्टिव जी प्लस ए आ गया। टाइम पीरियड क्या हुआ तुम्हारा, डिक्रीज हो गया। यहाँ आ जाओ, फ्री फॉल, टाइम पीरियड क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी टाइम पीरियड क्या हो गया तुम्हारा, जी इफेक्टिव क्या आया तुम्हारा ज़ीरो, टाइम पीरियड क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे इनफाइनाइट, भाई जी इफेक्टिव क्या हो गया ज़ीरो, तो अब कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, ज़ीरो, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो सवाल कैसे देगा कि एक लिफ्ट में एक बॉल थी, पेंडुलम था, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, या राइट में मूव कर रही है लेफ्ट में मूव कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज़ीरो, अब वो सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जी अब फिर अब कैसे करें सर, अब कैसे करें आगे, आगे कुछ नहीं है। आगे आप जैसे एक केस और मैं बता देता हूँ जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक तो आगे अपन, ये केस ये है कि ये बॉल है, ठीक है, टेंशन ये एम जी नीचे ऐसे, अब ये डी एक्सेलरेट कर रही है और डी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ऐसे दे दिया, डी एक्सेलरेट कर रही है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डी एक्सेलरेट, अरे भाई डी एक्सेलरेट का मतलब है ये ऊपर मूव कर रही है, मान लो वी वेलोसिटी से। अब डी एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, डी एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी का घटना। तो बुद्धि लगाओ ना भाई, डी एक्सेलरेट का मतलब है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। बच्चा क्या होता है इसमें, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लेकर सवाल सोल्व करता है, नहीं भाई, पहले आपको काइनेमेटिक्स से आपको चीज़ें सोचनी है। अब सूडो लगाओ, अब सूडो लगाओगे तो एम ए ऊपर की तरफ, यानी कि टी विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। मानते हो नहीं मानते हो, टी यानी कि पहले एम जी था, मुझे तो जी इफेक्टिव निकालना है, एम जी माइनस एम ए, एम से एम काट दो, यानी कि तुम्हारा जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ए, जी इफेक्टिव डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, और टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव, तो क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा नहीं होगा। बस इस तरीके से सवालों के आपको जवाब देने हैं। अब आ जाते हैं, अगर मैं इसको पानी में डाल दूँ तो क्या होगा जी, अगर मैं इसको पानी में डाल दूँ, वाटर में या लिक्विड, कोई भी वाटर में डाल दो या लिक्विड में डाल दो ऐसे, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो मुझे तो जी इफेक्टिव निकालना है ना। ये बॉल है, इसकी डेंसिटी रो एस रो एल इन जनरल, टेंशन ऊपर, एम जी नीचे, बायोन्सी ऐसे, यानी कि टी विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बी। मानते हो नहीं मानते हो, टी बोले तो एम जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू एम जी बायोन्सी रो एल वी इंटू जी। मानते हो नहीं मानते हो, यानी कि जी इफेक्टिव कितना हो गया तुम्हारा, जी एम से एम कट गया, माइनस रो एल इंटू वी इंटू जी डिवाइड बाई रो एस इंटू वी। भाई मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम। आप कहोगे हाँ सर, कुछ नहीं, सीधा कट करो, जी कॉमन ले लो, वन माइनस रो एल बाइस रो एस, जी इफेक्टिव, दैट्स इट। अब रो एस सीधी सी बात है तुम्हारा, रो एस इज मान लो जी ग्रेटर देन रो एल, भाई सिंक कर रहा है, सीधी सी बात है, फ्लॉट थोड़ी ना कर रहा है, सिंक कर रही है, सिंक कर रही है तभी तो घटेगा, फ्लॉट करता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फ्लॉट करता तो ऊपर ही आ जाता, रस्सी स्लैक कर जाती। तो यहाँ अगर आपका देखो, अब रो एल आप ज़ीरो कर लो तो जी इफेक्टिव जी के बराबर, तो इसका मतलब मैंने जो निकाला है वो एकदम सही है। टाइम पीरियड क्या हुआ, जी तुम्हारा क्या हुआ, जी इफेक्टिव डिक्रीज हुआ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे देखो, इस तरह के सवाल आते हैं तो अब वो आपको सारी चीज़ में हर चीज़ की आपको सेंस देने लग रहा हूँ। अब सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, सिंपल पेंडुलम की बात बात तो सिंपल पेंडुलम की ही चल रही है, पर अपन कार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं अपन? कार की बात कर लेते हैं। उससे पहले बीच में मैं एक चीज़ कर देता हूँ, जैसे कई बार वेरी लॉन्ग पेंडुलम की बात कर लेता है वो, ठीक है जी। टाइम पीरियड याद आया मुझे, ऑफ वेरी लॉन्ग पेंडुलम, ठीक है। तो इस सिनेरियो में, इस केस में आप क्या करने वाले हैं वेरी लॉन्ग पेंडुलम के बारे में, यानी कि टी इज इक्वल टू बच्चे रूट एल बाई, जो इसका फॉर्मूला होता है, ये आता है निकल के बाकायदा, लेकिन अपन आपको आता ही होगा, पर अपन के तो फॉर्मूला ही काम का है। तो वेरी लॉन्ग यानी कि एल इनफाइनाइट, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कई बार सीधा आ जाता है, तो टी आता है 84.6 मिनट। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, नीट में तो कई बार सीधा पूछ लिया जाता है, और जेई मेंस में भी, ठीक है। ये फॉर्मूला है और इसका, ठीक है। तो कई बार वो फॉर्मूला भी ऑप्शन टिक करना आ जाता है, तो आपको इसलिए ये बता दिया मैंने। अब मैं कार वाले की बात करता हूँ, कम टू द पॉइंट, वापस लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। ये भैया कार है, थोड़ा सा बड़े लेवल पे अपन इसको बात करते हैं, और ये कार अपन की कैसे चल रही है बच्चे? ये पेंडुलम है, समझना आप बात को। ये तुम्हारा अभी mg ऐसे है, लिफ्ट मान लो, कार मान लो, अभी ऐसे चला दी मैंने। अब मुझे तो जी इफेक्टिव निकालना है, तो मेरा जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा? आपको भी पता है इसके ऊपर सूडो कहाँ लगेगा। अगर मैं एक बंदे को यहाँ बैठा दूँ तो सूडो अब ऐसे लगेगा। अब पहले तो वो ईजिली प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहा था, हो जा रहा था, लेकिन अब कैसे? इधर है तो जी इफेक्टिव अब ये होगा। भाई मुझे तो ये नेट फोर्स निकालना होता ना, विच इज इक्वल्स टू टी होता था मेरा। तो अब आपको भी पता है, आप ये एनएलएम में पढ़ के आए हो, इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है, आप पढ़ के आए होंगे। भाई नेट फोर्स अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे हैं आप? और ये m हो गया, यानी कि ये t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका t आ जाएगा m रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपको निकालना आपने सीखा ही है, एनएलएम में आपने किया ही होगा। भाई नेट फोर्स क्या, तो जी इफेक्टिव तुम्हारा यहाँ क्या हो गया? इंक्रीज। तो टाइम पीरियड तो तुम्हारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन अब यहाँ मज़ेदार बात मैं बताता हूँ, टाइम पीरियड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इतनी तो बात ठीक है। आप ध्यान से देखो कि थीटा, अब मज़े लेते हैं एसएचएम के। अब आपसे कई बार वो पता क्या पूछेगा, और यहाँ टेन थीटा कैसे निकालते हो? तो टेन थीटा भी आप इजीली निकाल लेते हो। टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये ऐसे निकालते हो ना आप, तो ये तुम्हारा ये थीटा, यही तो है ना। तो ये टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी। अब मेरी बात सुनना, आपको मज़ा आएगा। अगर ये क्या है, जहाँ पे सारा फोर्स, ये कौन सी पोजीशन है? आप कहोगे भाई टी इज इक्वल टू एम जी हो रहा है ना, तो ये पोजीशन क्या है? यहाँ एफ नेट ज़ीरो है। आप देखो ना, टी इधर है, नेट फोर्स इधर है, तो अगर यहाँ एफ नेट ज़ीरो है तो क्या बनेगी? मीन पोजीशन। अब जब गाड़ी एक्सेलरेट होना शुरू हुई तो मीन पोजीशन कहाँ? यहाँ, यानी कि आपने कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगाया, तो आपने कांस्टेंट फोर्स लगने से क्या होता है? सिर्फ मीन पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइम पीरियड भी तुम्हारा चेंज हो गया, चलो। लेकिन ये मीन पोजीशन पहले यहाँ थी, अब मीन पोजीशन यहाँ चली गई। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो यहाँ तो ये ज़ीरो पे ही था ना भाई, मूव करना शुरू हुआ होगा, यहाँ तो ज़ीरो पे ही होगा। आप भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो ये ज़ीरो पे ही होगा, नहीं होगा? अगर ये ज़ीरो पे है तो क्या ये ईपी होगी या नहीं होगी एक्सट्रीम पोजीशन? हाँ, आप कहोगे हाँ एंगुलर एसएचएम। भाई एंगुलर एसएचएम में क्या है? वो थीटा है। एंगुलर एसएचएम जैसे वो एक्स इतना जा रहा था, मान ली मीन पोजीशन थी, एक्स यहाँ गया, एक्स वापस जाएगा, ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा था ना। अब एंगुलर एसएचएम में क्या है? एंगुलर एसएचएम में ऐसे है, बस इतना ही तो है, थीटा प्लस का, थीटा माइनस का, तो इतना, ये एंगुलर एसएचएम हो गया। तो अब ये ईपी है। अब देखो, वो आपसे क्या पूछेगा कई बार सवाल कि इसकी ये कितना आपने ये चलाया, और ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो टू थीटा ही तो होगा मीन पोजीशन से। अगर ये ईपी है तो ईपी थीटा दूरी तो बनेगी, तो इसका आंसर होगा टू थीटा।
सवाल समझे आप? मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वो सवाल कैसे पूछेगा कि आपने ये गाड़ी चला दी ए एक्सेलरेशन से, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा। आई होप कि आपको समझ, क्योंकि ईपी बन गई ना भाई, मीन पोजीशन जैसे ही वो चला मीन पोजीशन शिफ्ट होगी। और ये मुझे पता ही है कि एसएचएम में ईपी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जहां वेलोसिटी जीरो है तो दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन उतनी ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूर बनेगी। भाई एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहना है ना, तो ये थीटा उतना यानी कि 2 थीटा, यानी कि आंसर 2 tan इनवर्स ए बाई जी टिक करना है और टिक करके आगे निकल जाना है। आई होप कि आपको ये बात सुन के बड़ा बड़ा मजा आया होगा कि हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्लियर है? तो थोड़ा अब मैं सिंपल जो पेंडुलम है उसकी बात कर लेते हैं फिर से वापस, और किस किस तरह के सवाल इस पे आते हैं इसकी पूरी चर्चा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। इसलिए मैं इसके ऊपर और आगे में स्प्रिंग के ऊपर अपन अलग से लेक्चर लेंगे 1-1.5 घंटे का, तो पूरा आपका रिवीजन वन शॉट, यानी कि 4 घंटे में आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकिन अच्छे से। अब पेंडुलम में कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं, आपने देखा होगा, और ये पूरे चैप्टर के अंदर है। मतलब फिजिक्स में कहीं भी ये सवाल बनाए जा सकते हैं, और हर साल एक सवाल जरूर आता है, और वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका गलत ही ना हो। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी चैप्टर में, जैसे आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी होती है फॉर्मूला p²/2m, ठीक है। मोमेंटम होता है p=mv, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया t=2π। तो ये फॉर्मूले आपको आपको याद ही होते हैं। अब वो सवाल इन पे कैसे बनाता है, कहीं भी बना सकता है वो ऐसे कि आपने मोमेंटम इतने परसेंट चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में बताओ कितने परसेंट चेंज होगा, लेंथ इतने परसेंट चेंज कर दी, जी भी चेंज हो रहा है, तो बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। तो इसके लिए आपको जो याद रखना है, फिर ग्रेविटेशन के अंदर भी ऐसे सवाल आते हैं कि वो डेप्थ और ऊपर जाते हो ना आप, ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू जब आप ऊपर जाते हो, हाइट पे जाते हो, या फिर डेप्थ में जाते हो, यानी कि अंदर जाते हो अर्थ में नीचे की तरफ, तो जी चेंज होता है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले सवाल आते हैं। तो सारे इसी बेस पे होते हैं कि इफ़ 5% से कम का चेंज है, 5% से कम का चेंज है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंपल फॉर्मूला लिखोगे t=2π√L/g, और आप लिखोगे डेल्टा t/t विद साइन डिफरेंशिएशन। तो 2π ये तो लोग ले लो, लोग लेके असल में ऐसे होता है, ये मैं आपको पूरा भी करके दिखा दूँ, दोनों तरफ का आप लोग लोगे। सो log t विल बी इक्वल्स टू log 2π प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा log√L/g, तो ये हाफ आपका बाहर आ गया, और ये log L/g। फिर आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा log 2π, log की प्रॉपर्टी हाफ log L माइनस log g, ऐसे होता है ना, log ले लो, क्योंकि log से फिर आसान होता है, आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आपका बन जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो डेल्टा t/t, dt फिर बाद में आप कट कर देना, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यानी कि हाफ डेल्टा L/L माइनस 1/2 डेल्टा g/g, ऐसे आ गया। लोग लेकर डिफ्रेंशिएट कर लो, आपका परसेंटेज वाला आ जाएगा। अब इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन। पॉजिटिव मतलब इंक्रीमेंट यानी कि पॉजिटिव, डिक्रीमेंट यानी कि नेगेटिव साइन रखते हैं, विद साइन रखना है ताकि आपको डेल्टा t/t ईजिली आपको पता चल जाए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 5% से कम का चेंज है। मान लो वो कह रहा है कि लेंथ आपने 2% इंक्रीज करी सवाल में, और जी आपका 3% डिक्रीज हुआ, 3% डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो ये आप फॉर्मूले में जब रखोगे तो डेल्टा t/t इंटू 100 करोगे तो विल बी इक्वल्स टू हाफ। अब डेल्टा L/L कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, प्लस के 2%, माइनस हाफ। डेल्टा g/g डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब -3, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 3/2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1.5, यानी कि 2.5%, और प्लस का साइन है तो इंक्रीज होगा। इस तरीके से इन सवालों के जवाब आप दे दोगे। अब अगला सवाल, जैसे 5% से ज़्यादा कहा जाए, मोर देन 5%, उस पर सवाल आप कर लोगे। अब मोर देन 5% की बात करते हैं जी। अब मोर देन 5% में बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर चीज को शुरुआत 100 से करें, 100 आपका रेफरेंस हो गया। अब ये मैं क्या 100 क्या रेफरेंस हो गया, जैसे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t=2π√L/g। मैंने कहा आपसे कि लेंथ मैंने
21% इंक्रीज कर दी, 21% इंक्रीज कर दी, कोई बात नहीं, कर दो कि टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? या मैंने लेंथ 100% इंक्रीज कर दी, तो बताओ टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ। ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी। तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, टाइम पीरियड लिखो। टाइम पीरियड किस पे, लेंथ चेंज कर रहे हो ना, तो रूट एल पे डिपेंड करता है। आप ये लिख लो पहले। आप कहोगे हाँ सर, आप लेंथ मान लो कि मैंने लेंथ 100 मान ली, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। 100 का 21%, अब आसान है कैलकुलेशन करना, तो एल फाइनल कितना हो गया, 21% कितना हो गया, 21। तो अब ये आप एल मानोगे तो एल का 21%, ये 21 एल बाई 100 प्लस एल करोगे फिर रखोगे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है सीधा वो आप अपने दिमाग में ही इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 21% बढ़ाई यानी कि 21 बढ़ गया, यानी कि ये कितना हो गया, 121। यानी कि टी इनिशियल बाई टी फाइनल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एल इनिशियल 100 बाई 121। यानी कि टी इनिशियल अगर टी दे रखा है, टी फाइनल आपको निकालना है, तो ये अंडर रूट, यानी कि बाहर निकाल लो, थोड़ा सा इसको चेंज ही कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया 10/11, यानी कि टी फाइनल विल बी इक्वल्स टू 11/10 टी। आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, टी फाइनल इतना आ गया। अब दूसरी बात, अब परसेंटेज पूछा जाए कि भाई कितने परसेंट तुम्हारा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल, ऐसे करता हूँ मैं, और इनटू कर लेता हूँ 100। यही तो निकालना होता है अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना हो, यही है ना। तो आप क्या करो, आप टी फाइनल लिखो अपॉन टी इनिशियल लिखो, -1 कर दो, देखना एलसीएम लेके यही बनेगा नहीं बनेगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही बन गया नहीं बन गया। तो अब क्या करो, आप दोनों तरफ -1 कर दो, यानी कि रूट 121/100 -1, तो ये कितना हो गया 11/10 -1, यानी कि 11 - 10/10 इंटू क्या कर दिया 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/10, तो प्लस का 10% आ गया, यानी कि प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज, और नेगेटिव आ जाता ये तो डिक्रीज हो जाता। जैसे कि आपने लेंथ कितना कर दिया, अब ये सवाल आप कहीं भी आ सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी ले लो, p²/2m, सवाल आ गया। और ऐसे ही सवाल आता है कि भैया p मैंने काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैंने इंक्रीज कर दी, लेट्स सपोज तुम्हारी कितना 44% इंक्रीज कर दिया, वो देगा ऐसे ही जो रूट निकल जाए। तो p कितना है तुम्हारा बच्चे, p कितना है मानना है 100, p फाइनल कितना हो गया 144, p इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये तो कांस्टेंट ही है मास, तो ये तो चेंज कर नहीं रहा हो, चेंज कर दो। मास भी चेंज करेगी इतने % इंक्रीज, तो इसको भी उठा लेना, नहीं तो भाड़ में जाने दो, हटाओ इसको। p फाइनल का स्क्वायर अपॉन p इनिशियल का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर, p फाइनल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 144, इनिशियल कितना था 100, इसका है जी स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं? फिर करोगे आप -1, आप कहोगे हाँ सर, फिर अगर परसेंटेज देखना है आपको तो इनटू करोगे 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी भरकम करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये आपका पर तुरंत आपको काइनेटिक एनर्जी कितने % आपका चेंज हुआ है ये आपका निकल के आ जाएगा। सिमिलरली मान लो वो कह दे कि काइनेटिक एनर्जी, अब की बार वो कह दे आपको काइनेटिक एनर्जी 44% आपने इंक्रीज करी है, तो आपने इंक्रीज करी है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया 144। तो अब p रूट के ई पे डिपेंड करेगा। आप कहोगे हाँ, आप ऐसे लिखोगे, आप p फाइनल बाई p इनिशियल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 144/100, -1 करोगे क्योंकि ये -1 करना पड़ेगा इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 12/10 -1 गुना 100, तो ये आ जाएगा 2/10 गुना 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20%। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ गई ऐसे, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी भरकम पड़ेगी और कुछ नहीं करना है। 144 का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा कट वट कर लो, कट करके थोड़ा आसान बना लो। आप 2 से कट करोगे तो 7 2 50, फिर 2 से कट करोगे 36, ये 25, इससे कम तो होगा नहीं, तो 10/25, इसका स्क्वायर -1 इंटू 100, आपको पता चल जाएगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितने % इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से इस सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब एक और स्पेशल टाइप और प्रोफाइल का सवाल कैसे पूछा जाता है यहाँ मैं आपको बताता हूँ।
जो कि बहुत ही फेमस सवाल है, रिपीटेड है बच्चे, रिपीट होता रहता है। तो उसके बारे में मैं आपको बात करके, ये एक टाइप के तो ये आपने पढ़ लिए, दूसरे टाइप का देखो आप। जैसे कि आपको कह दिया, सवाल देखो कि दो पेंडुलम है, सवाल का प्रोफाइल देखो, दो पेंडुलम है, समझ लेना, उनका टाइम पीरियड टी है और एक का 5t/4 है, ये पेंडुलम है, ठीक है। दे स्टार्ट SHM एट द सेम टाइम, दे स्टार्ट SHM एट सेम टाइम। ये सवाल है कि भैया आपने मीन पोजीशन पे थे फ्रॉम MP, आपने इनको, ये जो पेंडुलम था ऐसे मीन पोजीशन से आपने हल्का सा पुश दिया, तो ये करना SHM शुरू कर दिए, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाता है सवाल इस प्रोफाइल का, आफ्टर हाउ मेनी ऑक्सीलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम, या फिर आफ्टर हाउ मेनी ऑक्सीलेशन ऑफ स्मॉलर की जगह जो लार्ज पेंडुलम है, ठीक है। तो दे विल बिगिन इन द सेम फेज, यानी कि वो सेम फेज में आ जाएंगे। यानी कि सवाल ऐसा है कुछ, ये मान लो धावक, ये दो धावक हैं, रनर हैं, ये दौड़ा, ये एक चक्कर 2 सेकंड में काटता है मान लो, ये दूसरे वाला जो है वो सुस्त आदमी है, वो 4 सेकंड में। तो ये कह रहा है कि ये कितने टाइम बाद ये दोनों सेम दौड़ना शुरू किया, कितने चक्कर बाद ये सेम यहीं पे मिलेंगे, आके सेम फेज में हो जाएंगे, यानी कि इनका फेज सेम हो जाएगा, कितने चक्कर बाद ये आके मिलेंगे, कितने चक्करों बाद ये सेम इसी पोजीशन पे होंगे, ऐसा सवाल है कुछ, ठीक है। तो अब इस सवाल का जो हम जवाब देते हैं ना, कुछ नहीं करना, आप बस क्या करना है, आपने जो प्रोफाइल देखो आप, आपको मज़ा आएगा। आप यहाँ टी बनाओ और जो टाइम पीरियड ये 5t/4 दिया है, तो ये टाइम पीरियड क्या है, 5t/4 ज़्यादा है ना, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इसका मतलब ये तुम्हारा बिगर वाला पेंडुलम है और ये तुम्हारा स्मॉलर वाला है। पहली बात तो ये पहचानना, तो ये तो आपको पता ही चल गया, क्लियर है जी। अब दूसरी बात, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी लेंथ अगर L2 है और इसकी L1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि L2 विल बी ग्रेटर देन L1, ये बड़े वाला पेंडुलम, ये छोटे वाला। तो अब ये पूछा हुआ है आपसे सवाल में, जैसे सवाल में ये कह दिया आपको कि आफ्टर हाउ मेनी ऑक्सीलेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम दे विल बी अगेन इन द सेम फेज। क्लियर है, सवाल समझ में आया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लिया N1 इसने चक्कर काटे, N2 इसने चक्कर काटे, ठीक है, वो दोनों सेम फेज में होंगे, तो ये कितना टाइम लेगा, मान लिया कि इतना, मान लिया कि ये N चक्कर बाद N1 और ये N2 चक्कर बाद दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसने कितना टाइम लिया, N2 × 5t/4। तो अगर मैं N1/N2 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। बस यही सवाल खत्म हो जाता है, यानी कि N1 के 5 चक्कर और N2 के 4 चक्कर, यानी कि N1 जो कि स्मॉलर है वो 5 चक्कर बाद वो वापस अगेन उसके 5 चक्कर बाद वो सेम फेज में आ जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कितने चक्कर बाद, 5 चक्कर बाद। आई होप कि, और लार्ज पेंडुलम के, ये लार्ज पेंडुलम के लिए, लार्ज पेंडुलम के 4 चक्कर, N2 4 है ना, तो ये लार्ज पेंडुलम, अगर वो लार्ज के हिसाब से पूछता तो इस तरीके से इस प्रोफाइल का आपको आंसर बच्चे करना है। वो ऐसा भी दे सकता है, आपको लेंथ भी दे सकता है, जैसे कि सवाल में दे दिया आपको लेंथ, दे दिया आपको एक पेंडुलम की L1 121 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की लेंथ दे दी आपको 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी दे सकता है। फिर आपको कह देगा वो कि बताओ जो शॉर्टर पेंडुलम है, शॉर्टर बोले तो ये कितने ऑक्सीलेशन बाद सेम फेज में होंगे। अब वही वाली बात है, इसके N1 चक्कर मान लो, इसके N2 चक्कर मान लो, सो N1 × T1 इज इक्वल्स टू N2 × T2, यानी कि N1 × T किस पर डिपेंड करेगा, √L1, बाकी सब तो कट ही जाएगा, N2 √L2। तो यहाँ से जब आप करोगे N1 × 11, अब ये सीधा आपको रट जाना चाहिए 10, क्योंकि क्या है ना, नीट में या जेई मेंस में आपको प्रोफाइल याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपको नहीं बताता, या जो आप ये समझ रहे हो कि आप पूरी टेक्निक, देखो आपको 3 घंटे में उल्टी करनी है जो सीखा हुआ है, और वो तभी आप स्पीड के साथ कर पाएंगे जब आपको हर एक पैटर्न या चीज़ें पता होंगी कि कैसे लगनी है, सीधा फिक्स। आप ये नहीं है कि आप गलत अप्रोच लेके फिर वापस सही अप्रोच सही करते फिरेंगे। लिमिटेड टाइम है, सवाल बनाने होते हैं वहाँ।
सो n1/n2 विल बी इक्वल्स टू आपका 10/11, यानी कि n1 के 10 चक्कर, n2 के 11 चक्कर। n1 क्या है? बड़े वाला। n2 क्या है? छोटे वाला। तो छोटे वाले का पूछा है, यानी कि इसका आंसर क्या लगाना है आपको? 11, यानी कि 11 राउंड बाद वो दोनों सेम फेज में होंगे। इस तरह की प्रोफाइल का सवाल आपका आता रहता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर जिक्र और बात करी है। अब सबसे लास्ट पेंडुलम के ऊपर जो प्रोफाइल है, सबसे आखिरी प्रोफाइल देखो, लास्ट प्रोफाइल जो सवाल की होती है, वो क्या कहता है आपसे कि ऐसे है आपका पेंडुलम और ये आपकी मीन पोजीशन है, लेकिन आपने पेंडुलम ऐसे किया और ये दीवार है, ऐसे दीवार पे, हाँ, और यहाँ से छोड़ दिया आपने, यानी कि 2 डिग्री है, एम्पलीट्यूड दे दिया उसने, एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहाँ से आपने छोड़ दिया। ये इसके साथ जो होगा इलास्टिक कोलिजन, वो हमेशा आपको इलास्टिक कोलिजन देगा, ठीक है। अब ये इलास्टिक कोलिजन देने के बाद वो आपसे कहता है, और इसकी लेंथ भी दे रखी है आपको, मान लो 1 मीटर, ठीक है। और जी यहाँ पे आप पाई स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 लोगे। क्लियर है? आपको टाइम पीरियड बताना है इसका। क्या बताना है आपको? टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूँ, ये ऐसे आएगा, यहाँ टक्कर मारेगा, टक्कर मार के वापस, तो मुझे ये टाइम पीरियड निकालना है, यानी कि यहाँ से आना और जाना। आप कहोगे हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन आप देखो ना ध्यान से, अगर इसकी बात करें तो ये आपको 1 डिग्री दिया हुआ है, पूरा 2 डिग्री नहीं है, यानी कि ये पूरा 2 डिग्री नहीं जा रहा, इधर इतना नहीं जा रहा, ये 1 डिग्री आया, टक्कर मारा, वापस चला गया, यानी कि ये वाला पीरियड तो आपको काटना पड़ेगा। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे बेहतरीन हम फेज़र की अप्रोच लेते हैं। फेज़र अब आपके समझ में आएगा, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। तो होता क्या है, चिड़िया उड़ी, ये मीन पोजीशन, क्योंकि हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये आप प्लस ए, यानी कि या प्लस ए था तो 2 डिग्री लिख लो, और ये -2 डिग्री लिख लो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर या थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा ले लो, ये प्लस थीटा नॉट और ये माइनस थीटा नॉट, एंगुलर एम्पलीट्यूड ले लो, क्या दिक्कत है? चीज़ें तो सेम ही है ना भाई, कर तो एसएचएम ही सॉल्व रहे हैं ना। ये एक्सट्रीम से चला, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ चला, यही है बात, यानी कि एक्सट्रीम प्लस मान लिया, प्लस थीटा नॉट से चला माइनस वाले की तरफ, यानी कि चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया किधर उड़ेगी? इधर, क्योंकि चिड़िया की प्रोजेक्शन मीन पोजीशन की तरफ चलनी चाहिए, तो चिड़िया उड़ी और चिड़िया उड़ती हुई यहाँ पहुँची, यानी कि मीन पोजीशन पे पहुँच गया। फिर ये आगे चला, फिर दूसरे वाले एक्सट्रीम की तरफ चलना शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ आधा ही चल पाया, यानी कि अगर ये एम्पलीट्यूड कितना है ए, तो a/2 तक ही चल पाया, यानी कि चिड़िया यहाँ तक ही उड़ पाई। इसके बाद ये टक्कर मार के, तो ये कितना उड़ पाया? ये 1 डिग्री, यानी कि अगर मैं इसको a/2 लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको पूरे को a लिखूँ और a को मैं 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। अब ये सीधी सी बात है, ये टक्कर मार के यहाँ से, तो इसको मुझे अगर शो करना हो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से टक्कर ईपी की तरफ जा रहा है, तो ये ईपी की तरफ, लेकिन टक्कर मारते ही ये तुरंत दूसरे वाले एक्सट्रीम की तरफ चलने लगा, तो अब ये तुरंत यहाँ हो गया, तो ऐसे, यही तो है। तो अगर मैं मोशन बनाऊँ तो असल में वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से टक्कर मारा, टक्कर मार के फिर वापस हो गया ऐसे। तो मुझसे ये टाइम पीरियड पूछा गया है बच्चे, तो आपको फेजर से सीधा समझ में आ रहा है कौन से वाला, ये वाला टाइम पीरियड पूछा गया है। तो ये बताने के लिए मैं सीधी सी बात है, यहाँ से चला, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, थीटा ही तो निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला कितना हुआ? 90। ये वाला पता चल जाए तो ये वाला भी सेम ही है। अब सीधी सी बात है, ये कितना है? a/2। इसको थोड़ा कचरा कर दिया मैंने समझाने में, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, यानी कि अपन की चिड़िया यहाँ है, तो अपन को निकालना है जी ये वाला एंगल, ठीक है। ये कितना है बच्चे? a/2, तो ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना, थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये 1/2, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री अगर है तो ये कितना होगा आपका? 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 180 टोटल। तो 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री असल में वो एंगल चल रहा है। तो अब मुझे तो पता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, फेजर से टी इज इक्वल्स टू थीटा यानी कि 240 डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? टाइम पीरियड, मतलब टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2π/ओमेगा। ये तो करते हो आप। तो 2π को आप 360 लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ उसमें ले रहा हूँ एंगल,
360/2π ओमेगा ऐसे। तो t इज इक्वल टू θ/ओमेगा, ओमेगा का मतलब यानी कि 360 इंटू टी हो गया जी। ऐसे ही तो करोगे तो ये कट गया, तो ये 6 चौक 24, 6 छंग 36, यानी कि 2t/3। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। तो इस तरीके से आपको सवालों के जवाब देने आने चाहिए। अब आखिरी प्रोफाइल का सवाल जो आपका आता है पेंडुलम के ऊपर ही, वो क्या करता है? पेंडुलम तो ये है तुम्हारा पेंडुलम। लेकिन उसने क्या किया, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक काम किया कि ये दीवार कर दी इतनी दीवार कर दी उसने, ये ऐसे, और ये कुछ इस एंगल से, थीटा एंगल से छोड़ दिया। ये एल है, ये उसने ले लिया 3l/4, मान लो कुछ भी ले सकता है वो। ये यहां से रिलीज कर दिया उसने, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और आपसे क्या पूछ लिया? टाइम पीरियड पूछ लिया पेंडुलम का। तो अब देखो होगा क्या, यहां से यहां तक तो वो इतनी लेंथ के साथ आएगा यहां तक, लेकिन इसके बाद तो ये वाला मोशन होगा ना, ये वाला। तो ये आधा पेंडुलम तो एल का है, ठीक है, आना जाना, और यहां आना जाना इस लेंथ का है। तो टाइम पीरियड अब आप निकाल सकते हो इजली। एक बार पोज करो, कैलकुलेट करो, फिर आप वापस आगे बढ़ो। तो अब इसको आप देखो कैसे करेंगे। सिंपल से अब आपके समझ में आ रहा होगा, पहले मैंने समझा दिया आपको कि ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक एल लेंथ का पेंडुलम है, ये वापस ऐसे मोशन करेगा, लेकिन इससे आगे तो भैया ऐसे मोशन कर रहा होगा, ऐसे। तो ये वाला टाइम पीरियड यानी कि 2t, ये जितना है, तो इसको आप कैसे करोगे? इसका जो टाइम, सॉरी, इसका टाइम पीरियड इस वाले एल लेंथ वाले का अगर मैंने t1 मान लिया, तो t1 का आधा करना पड़ेगा आपको। बट आना और जाना पेंडुलम कैसे करते हो आप? देखो पेंडुलम का सीधा सीन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ये फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी कि t/4 तो अल्टीमेटली ये t/2। तो मैं उस t/2 की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सिंपल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अब? टाइम पीरियड का मतलब है t1/2 प्लस t2/2, यानी कि इस वाले पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी जी? l/4। इस वाले की, ये t1 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसको t2 से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा t1 बोले तो 1/2 बाहर ले लो, यानी कि 2π रूट, t1 बोले तो l/g प्लस 2π रूट, यानी कि l/4g। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड और उसका, अब तो 2π कॉमन ले लो, 1/2 ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ऐड करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा विल बी इक्वल्स टू 3/2π रूट l/g। अब आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश करिए। इस तरह से ही पेंडुलम के सवाल सारे आते हैं, सारे हमने कवर किए। अब अगले सेशन में हम पूरा स्प्रिंग में हम देखेंगे कैसे कैसे नीट लेवल पे क्या पूछा जाता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और सबसे लास्ट वाला पोर्शन हम मेंस लेवल पे क्या पूछा जाता है वो कवर करके हम और ये वन शॉट पूरा करेंगे।